हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं पियाजे का सिद्धांत करवा चुकी हूं। आपको पता है, नहीं पता तो बता दे रही हूं। जो सीडीपी है इसका मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूं, पूरा 3 चैप्टर इससे पहले। और ये 4th वाला चैप्टर है जिसमें चल रहा है पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ये हम तीनों करेंगे और इसके बाद फिर इससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बने हुए हैं फिर मैं लास्ट में करवाऊंगी, जैसा कि मैं तीनों चैप्टर में करवा चुकी हूँ। चलिए इसमें देखते हैं। अगर आप सीटेट 15 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि अगर इस वीडियो से आप पढ़ते हैं तो किताब से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ। तो अभी थ्योरी वाला पोर्सन कराऊंगी, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन वाला पोर्सन कराऊंगी। चलिए देखते हैं। इसमें इन्होंने भी क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हेतु 4 परस्पर संबंधित अंतरक्रियात्मक स्तरों का उल्लेख किया। इससे पहले मैं बता दूं, ये वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सब हैं किससे संबंधित, किससे हैं। आप सुने होंगे संज्ञानात्मक शब्द, संज्ञानात्मक शब्द सुने होंगे। जो बेस होता है, जो थ्योरी होती है, यहीं से निकल के आती है। कल मैं सारी कहानी बताई थी, एक बार फिर से बता देती हूँ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो संज्ञानात्मक होता है इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धि। बुद्धि से ले सकते हैं, मेंटल से ले सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट से इसका अर्थ लगा सकते हैं हम। इसका संबंध मतलब कि मानसिक रूप से होता है। जो मानसिक वाली चीज़ें हैं उसी से ये रिलेट करता है संज्ञानात्मक। इसे हम लिख सकते हैं, समझने के लिए आपके बोल सकते हैं कि ये बुद्धि से संबंधित है, संज्ञान वाली चीज़ें। अब आपके पास जब बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी, तो ही आप किसी प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, लोगों से बातचीत कर पाएंगे। यहाँ तक कि भाषा जो है वो भी आपके पास सेंस होगा, बुद्धि होगी, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, किसी से बातचीत करना, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डेली लाइफ में सर्वाइव करना, जो कुछ भी हम दिमाग से काम करते हैं, जिस जिस कामों में दिमाग लगता है, वो सारे जो वर्क होते हैं वो किस में आते हैं, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक चीज़ों से आते हैं, रिलेट करते हैं। आपको पता चल गया होगा संज्ञानात्मक का अर्थ। अब जो पियाजे हैं और जो वाइगोत्स्की हैं, इन दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। केवल पियाजे ने ही नहीं दिया है, ये दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने। इसके बाद क्या हुआ, दोनों लोगों ने दिया। अब डिफरेंस कहाँ पे आया, आपको पता है जब अलग अलग लोग हैं तो डिफरेंस भी तो आएगा। इनके जो थ्योरी हैं उसमें डिफरेंस ये आया, जो पियाजे हैं उन्होंने बोला कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब कि इस बुद्धि का विकास, इस दिमाग का विकास, सोचने समझने की क्षमता, लोगों से सीखने की क्षमता, इसी का तो विकास आएगा संज्ञानात्मक विकास में। तो ये जो विकास होता है ये किससे होता है, पियाजे ने जो बोला ये मैच्योरिटी से होता है, मैच्योरिटी से होता है। और एक्सपीरियंस भी बता दिया कि जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस करते करते बालक जो है वो सीख जाएगा। जबकि जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बोला कि नहीं, मैच्योरिटी जो है वो रोल नहीं इसमें निभाता है। जो मुख्य भूमिका है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें जो मेन रोल है वो है परिवेश का। किसका है मेन रोल, इन्होंने बोला कि परिवेश का है। परिवेश में ही इन्होंने 2 शब्द यूज़ किए, सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि परिवेश में ही आएगा, परिवेश में ही, समाज से मिलके ही तो परिवेश बनता है, संस्कृति से मिलके ही तो परिवेश बनता है। तो इन्होंने बोला नहीं, मैच्योरिटी से मतलब नहीं है, मतलब होता है आपके समाज से, आपके परिवेश से, आपके संस्कृति से, आपकी कल्चर से। वाइगोत्स्की ने ऐसा बोला, पियाजे ने ऐसा बोला। अब आपको पता चल गया होगा कि संज्ञानात्मक क्या है और इन्होंने किसके विकास की बात की है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं, जितने भी माइंड से आप काम करते हैं सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। अब इन्होंने बोला है कि वो काम करने की जो क्षमता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो कैसे कैसे बच्चा सीखता है, यही दोनों लोगों ने बताया है, पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने। अब चलिए देखते हैं। पियाजे का मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब आज वाइगोत्स्की का पढ़ेंगे। एक बार बेस आपका तैयार हो गया है, अब वाइगोत्स्की का हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए, इसलिए इससे पहले मैं बता चुकी हूँ ये संज्ञानात्मक वगैरह। चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत या वाइगोत्स्की की थ्योरी। फिर क्या है, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हेतु 4 परस्पर संबंधित अंतरक्रियात्मक स्तरों का उल्लेख किया है। इन्होंने भी 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस को इन्होंने बताया। पियाजे ने भी क्या किया था, 4 स्टेजेस को पियाजे ने भी बताया था। आपको पता है 4 स्टेजेस को ही पियाजे ने बताया था, जैसे जिसमें क्या था, पहला सेंसरी मोटर था, दूसरा था आपका ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल था, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा था फॉर्मल ऑपरेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक भी बोला जाता है इसको। इन्होंने 4 स्टेजेस को बताया था। अब उसी तरह से वाइगोत्स्की ने भी 4 स्टेजेस को बताया है।
फिर यह कारक बालक के परिवेश से संबंधित है। वो किससे बताए थे? वो एज से बताए थे। एज का संबंध डायरेक्ट मैच्योरिटी से जाता है, लेकिन इन्होंने किससे संबंधित बताया है? इन्होंने परिवेश से बताया है संबंधित, जिसमें वह सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। मैं बोली थी कि संज्ञानात्मक में वही होता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे अनुभव प्राप्त करता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, इसी का तरीका ढूंढा जाता है कि कैसे कैसे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। इसमें चलिए देखते हैं इनका 4 स्टेजेस क्या क्या बताए हैं। पहले हम इनके 4 स्टेजेस को पढ़ते हैं, और इससे अभी जो पढ़ेंगे 4 स्टेजेस, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। समीपस्थ विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, लेकिन इसको बिना समझे, आप इस चीज़ को बिना समझे उसको नहीं समझ पाएंगे। इसका फोल्डिंग क्या है, पार्ट क्या है, ढांचा क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सब मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर ना जाए। सूक्ष्म वृत्तीय विकास, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब आपको माइक्रोजेनेटिक, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म मतलब आपको पता ही है छोटा। ये ऐसे बदलाव होते हैं जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। जैसे छोटे छोटे, जैसे प्रॉब्लम है 2+4 = 6, उसने जिस प्रोसेस से किया था, वो मान लीजिए बाद में इसको याद करने की कोशिश करे कि कैसे मैंने जोड़ा था, फिर उसे याद ना आए, फिर क्या कर लेगा? वो मेथड को चेंज कर लेगा। मेथड को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो मतलब छोटे छोटे जो तकनीकी हैं, विचार हैं, उपागम है, उनमें चेंज करना, ये होता है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। तो चेंज किया। अब आपको पता है चेंज करने से विकास कैसे हुआ। वो एक मेथड जानता था, अब ये तो जानता ही था, उसे याद भले ना आए, फिर ये जैसे ही इसके नज़रों के सामने आएगी वो तुरंत लड़ निकलेगा इसको। लेकिन उसने जब मेथड चेंज करके दूसरा मेथड लाया, तो उस एक नया मेथड उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इससे क्या हुआ? उसका इससे डेवलपमेंट हुआ। कौन सा डेवलपमेंट? मेंटल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं इसमें। इस अवधि में बालक किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम, तकनीकी को बदलते रहते हैं। उनको याद नहीं आया, दूसरा तरीका वो अपना लेंगे। जैसे ABCD है, याद करने का कोई तरीका था, नहीं याद आ रहा है, तो दूसरा तरीका वो अपना लेंगे। अब ये तो तरीका जैसे ही उन्हें फिर से दिखाया जाएगा, ये तरीका, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर जो दूसरा तरीका वो लाए हैं, उससे उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। यही होता है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। सूक्ष्म वृत्तीय दशा में संज्ञानात्मक व्यवहारों का अति गहन विश्लेषण किया जाता है। अति गहन मतलब कि अत्यधिक डीप में विश्लेषण किया जाता है। किसमें? सूक्ष्म वृत्तीय में। और अभी देखना, इस बात को याद रखिएगा, सूक्ष्म वृत्तीय में क्या किया जाता है? अति गहन विश्लेषण किया जाता है। लेकिन इसके बाद आता है व्यक्ति वृत्तीय विकास। व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में, आपको पता है व्यक्ति वृत्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति की पूरी जीवन की अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें व्यक्ति वृत्तीय विकास कहा जाता है। जो व्यक्ति वृत्तीय विकास होता है, उसमें उतना डीप अध्ययन नहीं किया जाता, जितना कि सबसे ज़्यादा डीप में जो विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो किसका किया जाता है? सूक्ष्म वृत्तीय विकास का। ये क्वेश्चन बना हुआ है। फिर चलिए देखते हैं, इसमें थर्ड वाला आता है, सूक्ष्म वृत्ति आया, फिर व्यक्ति वृत्ति आया, जिसमें पूरे जीवन अवधि में, पूरे उसके लाइफ में जो जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे वो सीखता रहता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें व्यक्ति वृत्ति में। फिर आता है जाति वृत्ति है। इसमें क्या होता है? इसमें मानव विकास का विश्लेषण अतीत के हजारों वर्षों की अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता। मतलब कि इसमें जो हिस्ट्री होता है उसको ध्यान में रख के जो अध्ययन है वो किया जाता है। जैसे कि हम हेरिडिटी देखेंगे, पीछे जाके पीढ़ियों में क्या क्या कैसे कैसे लोग थे, इसको देखेंगे। मतलब कि जो मानव विकास कैसे कैसे हुआ, हम ये क्या करेंगे, उसके पहले कई हजार साल पहले जाके हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर हम मानव जाति का आज से कंपेयर करेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ, पहले कैसे मानव थे और अब कैसे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ। ये चीज़ का अध्ययन हम पहले से आज के अध्ययन में, आज के डेवलपमेंट में कंपैरिजन करके करेंगे। ये होता है जाति वृत्तीय। फिर है सामाजिक ऐतिहासिक विकास। इसमें होता है सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें सामाजिक ऐतिहासिक, यही वाला सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास आप समझ गए होंगे, मैं बता चुकी हूँ। समझने के लिए उसकी संस्कृति, मूल्य, मानक और तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। कि मतलब कि पहले बच्चा कितना जानता था, जैसे पहले 2+4 कर पाता था और अब क्या कर पा रहा है, अब बड़े बड़े क्वेश्चन को लगा पा रहा है। तो हम पहले से और जो अब बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहा है उससे हम कंपैरिजन करेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ। और ऐसे ही, मैं तो ये मैथ का एग्जाम्पल दी हूँ, ऐसे ही संस्कृति में, मूल्य में, मानक में, तकनीकी में वो कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहा है, कौन कौन से उसके अंदर भावनाएँ आई, जैसे रेस्पेक्ट करना, डिसरेस्पेक्ट करना किसी का, मानक क्या क्या हुआ, तकनीकी क्या कौन कौन से मेथड वो लाया सीखने के लिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। किसके लिए? सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। इससे फिर संज्ञानात्मक विकास का पता लगाया जाता है। अब चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की का जो
दृष्टिकोण है वो कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ये आप समझ पाएंगे तभी जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत उसको समझ पाएंगे। बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। इन्होंने बोला है, वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण है ये सब लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। इसका जो सामाजिक है, सोशल है और कल्चरल इन्वायरमेंट है, इसकी क्या होगी, मुख्य भूमिका होगी। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया है, किस चीज़ पे फोकस किया है। फिर दूसरा, परिवेश के अभाव में, इन्होंने फिर बोला परिवेश के अभाव में विकास घटित नहीं होता। ये जो इस चीज़ को मतलब मान के चलते हैं कि अगर आपका परिवेश एनवायरनमेंट नहीं होगा फिर क्या होगा, ये जो डेवलपमेंट है ये होगा ही नहीं। ये ऐसा मान के चलते हैं कि अगर परिवेश नहीं तो डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। फिर है संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृत नहीं रहेगा, यहाँ पे संस्कृति रहेगा, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में कल्चर होगा इसका अर्थ, के परिप्रेक्ष्य में होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति से होता है। ये ऐसा बोले हैं, समाज और संस्कृति से ही संज्ञानात्मक विकास होता है, क्योंकि समाज में ही बच्चा देखता है कि लोग कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं या फिर किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। वो क्या करता है, अपनी समाज और संस्कृति से ही सीखता है, उसी से उसका डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। जो सामाजिक सोशल कल्चरल ये परिस्थितियाँ होती हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। ये अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि हर किसी का समाज अलग अलग होता है। जैसे आप इंडिया का समाज देखेंगे, सोशल मतलब कि यहाँ के लोगों को देखेंगे, और जैसे कि आप इंग्लैंड के लोगों को देख लीजिए, तो क्या होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। इंडिया के इंग्लैंड के लोगों का जो समाज होगा वो अलग अलग होगा, इनका त्यौहार अलग होगा, इनका बिहेवियर अलग होगा, इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अलग अलग होगा। तो समाज अलग अलग होता है, और परिस्थितियाँ क्या होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। इसलिए संज्ञानात्मक यही कारण है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इन्हीं को देख के तो संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब परिस्थितियाँ और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग अलग हैं तो क्या होगा, संज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये भी क्या होगा, इसमें भी असमानताएँ देखने को मिलती हैं। फिर चलिए देखते हैं आगे। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में संज्ञानात्मक विकास में समानता हो सकती है। हो सकता है कि अलग अलग संस्कृति के लोग हों, फिर भी उसमें क्या हो, उनकी संस्कृतियों में समानता हो, परंतु एक रूपता नहीं होगी। समानता अलग होता है, एक रूपता अलग होता है। एक रूपता मतलब कि होता है एक जैसा, और समानता का मतलब होता है कि एक जैसा ना हो, बस होता नहीं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रिस्पेक्ट कोई कर रहा हो, जैसे कि हमारे यहाँ नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट कर रहा, तो इनके और कोई मुस्लिम फैमिली है, वहाँ पे जो बोला जाता है उसको भी रिस्पेक्ट ही बोलेंगे। तो ये हो गई समानता। और अभी हमारे यहाँ जो भी बोला जाता है, नमस्ते प्रणाम जो भी किया जाता है, वही सेम टू सेम दूसरा जो मुस्लिम वाला फैमिली है इसमें भी होने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रूपता हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्पेक्ट ही यहाँ भी बड़ों से मतलब कि होता है अभिवादन करना, और यहाँ भी बड़ों से अभिवादन करना, वो समानता है। लेकिन अगर वही अभिवादन के लिए प्रणाम और नमस्ते वर्ड ही यूज़ हो तो क्या हो जाएगा, वो एकरूपता हो जाएगा। जबकि एकरूपता नहीं होती, समानता हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती है, एकरूपता नहीं हो सकती। जैसे फेस्टिवल मनाना क्या है, मान लीजिए मुस्लिम फैमिली है या हिंदू फैमिली है, फेस्टिवल यहाँ भी मनाया जाता है, फेस्टिवल यहाँ भी मनाया जाता है, तो ये क्या है, ये समानता है फेस्टिवल मनाना। लेकिन अभी यहाँ दीपावली मनाया जाता है, तो यहाँ भी दीपावली मनाने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रूपता, एक रूप है। तो यही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, समानता हो सकती है परंतु एक रूपता नहीं हो सकती। फिर है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया है। जो परिवेश है इसी को आधार बताया, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो परिवेश है, सोसाइटी है और कल्चर है, इन्हीं को क्या बताया है, ये परिवेश को ही वाइगोत्स्की ने बेस बताया है, किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। फिर चलिए देखते हैं नोट। अब यहाँ पे देखिए, ये इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि पियाजे का मत था संज्ञानात्मक विकास मात्र परिपक्वता से प्रभावित होता है। पियाजे ऐसा बोले हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो परिपक्वता से होता है, जबकि वाइगोत्स्की इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं नहीं, मैच्योरिटी से नहीं होता, ये परिवेश से होता है। ये किससे होता है, परिवेश से होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से होता है, सोशल कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है इससे होता है। वाइगोत्स्की का मत रहा कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये वाइगोत्स्की का मत रहा है। फिर चलिए देखते हैं बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण। अब आपको पता है, ये पता चल गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बार मैं बता दूं। जो क्वेश्चन है ये बोला जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे और वाइगोत्स्की
में क्या समानता थी या क्या असमानताएं थी। समानता तो नहीं थी, असमानताएं, क्या असमानताएं हैं। तो उसमें दिया रहेगा कि पियाजे का मत है कि परिपक्वता से प्रभावित होता है और इनका मत है, वाइगोत्स्की का मत है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो इस ऑप्शन को आप क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे जब इसमें असमानताएं पूछी जाएंगी। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है पियाजे ने क्या बोला था, पियाजे ने अनुकूलन वर्ड यूज़ किया था, अनुकूलन वर्ड यूज़ किया था जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। इन्होंने वर्ड यूज़ किया था, ये क्या था, ये सीखने का एक तरीका था, ये सीखने का एक तरीका था जिसमें फिर दो प्रकार थे, एसिमुलेशन, एक्मोडेशन। ये चीज़ें मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, आत्मसातकरण और समायोजन। अब इन्होंने भी इसी तरह अनुकूलन बताया है, इन्होंने भी बौद्धिक अनुकूलन बताया कि बौद्धिक अनुकूलन उनके में क्या हो रहा था, समायोजन से हो रहा था और आत्मसातकरण से हो रहा था, जिसे एसिमुलेशन बोलते हैं और एक्मोडेशन बोलते हैं। इन्होंने अनुकूलन तो इन्होंने भी बताया, लेकिन इनके अनुकूलन का तरीका अलग है और पियाजे के अनुकूलन का जो तरीका है वो अलग है। चलिए देखते हैं इसमें बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण, टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही होती हैं। वाइगोत्स्की ने बोला है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि मैच्योरिटी से नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बस प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही होती हैं, उसमें थोड़ी सी बस क्षमताएं होती हैं जो कि प्रारंभिक मानसिक जो है क्षमताएँ हैं, इसको बोल सकते हैं प्री मेंटल जो कैपेसिटी है वही रहती है, वही जो क्षमता है वही रहती है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में इसे परिवेश मिलता है और परिवेश के द्वारा इसकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। वो परिवेश कौन सा मानते हैं वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या फिर बोला है इन्होंने। वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही रहती हैं, फिर है परंतु सामाजिक अधिगम और सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप, जो सामाजिक अधिगम और सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी इस क्षमता में वृद्धि हो जाती है। प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं थी, उनका क्या हुआ, सामाजिकरण हुआ और सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप उनकी जो ये क्षमता है ये क्या हो जा रही है, इसमें वृद्धि हो जा रही है और उनमें चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता में भी वृद्धि होती है, जिससे उनके अनुकूलन की क्षमता बढ़ती जाती है। इन्होंने बस यही बोला है कि जो इनमें प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं होती है जब जन्म के समय बच्चे को, उसको अच्छा परिवेश दिया जाए, समाज दिया जाए, संस्कृति दी जाए, समाजीकरण उसका हो, तो फिर क्या हो जाएगी, उसमें अनुकूलन की क्षमता बढ़ जाएगी। इनके अनुकूलन का ये तरीका है और अनुकूलन की क्षमता बढ़ने का मतलब यही होता है कि जो चिंतन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जीवन में सर्वाइव करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, लोगों से बिहेवियर रखने का तरीका, वो सब तरीका बढ़ जाएगा। जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सारे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसा होता नहीं कि बने ना। जो समीपस्थ, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये किसने दिया, ये दिया है वाइगोत्स्की ने। आपको फिर पहला तो यही क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसके बाद होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कि, अब चलिए पढ़ते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसे समझना मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई बालक है, अब ये यही बता रही हूँ समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या है। ये जो मान लीजिए कोई बालक है, ये क्या कर रहा था, ये मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड किसी भी क्लास में पढ़ रहा था, ठीक है। अब इसको क्या आ रहा था, इसको 2+3 × 5 आ रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया गया, इसमें इतना ये क्वेश्चन लगा पाता था, लेकिन इसको एक दिन क्या किया टीचर ने, 2+3 × 5 डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब ये क्वेश्चन टीचर ने दे दिया, यहाँ तक तो वो कर पाता था, यहाँ तक क्या कर पाता था, वो कर पाता था। एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन से ले सकते हैं हम। इसको यहाँ तक तो कर पाता था, लेकिन जैसे ही टीचर ने उसको डिवाइड बाई 10 दे दिया, 2+3 × 5 डिवाइड बाई 10, फिर क्या हुआ, जैसे ही टीचर ने ऐसा इतना दिया, वो डिवाइड बाई 10 को देख के डर गया, वो नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक तो वो कर ले रहा है, लेकिन ये वाला पोर्सन वो नहीं कर पा रहा। अब क्या किया, टीचर ने इसका हेल्प कर दिया, टीचर ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, डिवाइड का नियम बता दिया। फिर क्या किया बच्चे ने फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टीचर ने थोड़ा सा हेल्प किया, बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यही होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। दूसरे भाषा में समझिए, समीपस्थ का मतलब समीपस्थ विकास ऐसे समझिए, मतलब कि विकास के क्या है, विकास के क्या है, करीब है, करीब है।
विकास के क्या है, करीब है, मतलब कि पूर्ण विकास नहीं हुआ है। ऐसे लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में, पूर्ण विकास, फिर लिखिएगा, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे कट का निशान डाल दीजिएगा। क्या हो जाए जिससे आपको पता चल जाए पूर्ण विकास नहीं हुआ, विकास के करीब है। मतलब कि वो जो मैं अभी एग्जाम्पल बताई हूँ, फिर देखिए उसको, 2+3 × 5 कर पा रहा था, मतलब कि वो विकास के करीब है, विकास के करीब है। अगर उसका पूरा विकास हुआ होता तो वो 2+3 × 5 ÷ 10 के भी कर लेता, लेकिन ये उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ये नहीं कर पाया। लेकिन हेल्प पे क्या कर ले रहा है, कर ले रहा है। अगर हेल्प पे नहीं कर पाता तो उसे हम विकास के करीब भी नहीं मानते, लेकिन वो हेल्प करने पे कर ले रहा है। तो यही होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, कि बच्चे का पूर्ण विकास तो ना हुआ रहे, बच्चा जो हो वो विकास के करीब रहे। मैं बता चुकी हूँ, बच्चा क्या हो, विकास के करीब हो, पूर्ण विकास ना हो। दूसरी बात, तीसरा कंडीशन है कि हेल्प करने पे क्या करे, हेल्प करने पे पूर्ण विकास हो जाए, हेल्प करने पे पूर्ण विकास हो जाए, या पूरा क्वेश्चन, पूरा प्रॉब्लम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो वो जो हेल्प होता है, इसमें जो हेल्प कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। या फिर आप शब्दों पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें राइटिंग अच्छी नहीं बनती। हेल्प जो है क्या होता है, हेल्प इसका स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, जिसे हिंदी में यहाँ पे देखिएगा पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत एक, तो दूसरा स्कैफोल्डिंग और पाड़ और ढांचा, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसी को बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के माध्यम से। इसका सेंटेंस चलिए देखते हैं हम, अब जो भी कन्फ्यूज़न होगा सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ते तो नहीं आता। चलिए देखते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ है कि अनेक ऐसे कठिन कार्य होते हैं, वही है कठिन कार्य दे दिया गया, जिनको बच्चे अकेले नहीं कर पाते, अकेले नहीं कर पा रहा था वो, परंतु यदि उन्हें अपने लोगों या बड़ों से सहायता प्राप्त हो जाए, जैसे मैं भी बोली कि टीचर ने हेल्प किया, तो वह उस कार्य को क्या कर सकता है, कर लेगा। तो टीचर ने जैसे ही हेल्प किया, वह उस कार्य को क्या कर लिया। इस स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा जाता है, इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब याद रखिएगा स्कैफोल्डिंग क्या है, कि बच्चा जब अकेले काम नहीं कर पाता, कोई कठिन काम हो, उसका जो हेल्प करते हैं वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। हेल्प करने पे जब वो कर ले, यही है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करता है। ऑब्वियस सी बात है, वृद्धि तो करेगा ही। अब पहले वो 2+3 × 5 ही कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्कैफोल्डिंग दिया गया उसे 2+3 × 5 ÷ 10 वो कर लिया, तो ये क्या हुआ, उसका मेंटल डेवलपमेंट ही तो हुआ। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उसका मानसिक विकास ज़्यादा हुआ, तो स्कैफोल्डिंग ही था, हेल्प करना। तो क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग किस में वृद्धि करता है, इसके मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वृद्धि करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब वृद्धि, मतलब होता है माइंड में वृद्धि। फिर क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग को पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में स्कैफोल्डिंग ना देके पाड़ या ढांचा बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इतना चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर चलिए देखते हैं आगे, निर्देशित सहभागिता। आपको पता होगा कि अब वो जो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन थे वो नहीं बन रहे हैं, जो फेमस टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन बन तो रहे हैं, लेकिन जो फेमस तरीके से पूछा जाता था क्वेश्चन वो नहीं बन रहा है। वो जो फेमस पॉइंट था उसको छोड़ के जो और भी पॉइंट है जो हमें क्या लगते हैं, हमें इंपॉर्टेंट जो नहीं लगते, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि पेपर को टफ बनाने का यही तरीका होता है कि पेपर को पैटर्न से हटा दो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे ना पूछो। ये पेपर ऑब्वियस सी बात है, पेपर आपका टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समझिए क्वेश्चन के पूछने में। पहले आपको यही बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन अब बन कैसे रहे हैं। 2024 का पेपर खुद उठा के देख लीजिएगा। 2024 का जो क्वेश्चन आपका है वो पियाजे से तो पूछा जाएगा, लेकिन पियाजे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिनको हम इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ाते थे कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनसे क्वेश्चन के क्या बन रहा है, कम, मतलब कि ना के बराबर बन रहा है। लेकिन टॉपिक क्या था, ये पियाजे का टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ना, टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट था इम्पॉर्टेंट वो नहीं बन रहा है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे वो उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे उनसे क्वेश्चन बन रहा है। मतलब कि समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक जो आपका रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे पियाजे, लेकिन जो पॉइंट रहेगा उसमें पॉइंट रहेगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहेगा। आप उसको इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सोच के छोड़ेंगे और एग्जामिनर उसे ही उठा लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है। यही टफ, पेपर को टफ बनाने का तरीका होता है, पेपर को पैटर्न से हटा देना। और कहने के लिए पैटर्न से हटेगा भी नहीं, कहने के लिए पियाजे से ही क्वेश्चन बना है, बस ये हो जाएगा कि डीप, आप उतने डीप में पढ़े नहीं, उस चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं समझा, आपने छोड़ दिया और उसी से क्वेश्चन बन गया। इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। आपको पता है कितने लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन फेल कितने ज़्यादा हो रहे हैं, 2 से 2.5 लाख दोनों पेपर को मिला के इस बार पास हुए थे केवल इसी वजह से। यही वजह है कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा।
संज्ञानात्मक विकास। अब चलिए पढ़ते हैं निर्देशित सहभागिता, गाइडेड पार्टिसिपेशन क्या है। सहभागी, आपको पता चल गया होगा नाम से ही, गाइडेड पार्टिसिपेशन। इसको पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक योग्यता की वृद्धि में निर्देशित सहभागिता भी काफ़ी लाभकारी है। संज्ञानात्मक जो योग्यता है इसकी वृद्धि में निर्देशित जो सहभागिता है ये भी काफ़ी लाभकारी है। इसमें क्या होता है, अभी ऐसे पूछ लिया मान लीजिए क्वेश्चन कि निर्देशित सहभागिता में होता है। अब आपको नाम से तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर थोड़ा माइन्यूट सा अंतर दे देगा चारों ऑप्शन में। और लेकिन ये टॉपिक किससे है भाई, उसकी से है। आप सोचेंगे, पेपर में सोचते ही रह जाएंगे कि निर्देशित सहभागिता कहाँ से आया है, जबकि टॉपिक कहाँ से है भाई, वाइगोत्स्की से ही है ये। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा चांस है। इसमें बड़ों एवं बच्चों के बीच होने वाली अंतःक्रिया, जिसमें बच्चे, अंतःक्रिया इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से सीखना, बातचीत करना, एक दूसरे से सीखना, ये चीज़ें होती हैं अंतःक्रिया, जिसमें बच्चे अपने वरिष्ठ लोगों के, अपने वरिष्ठ मतलब बड़े लोगों के संस्कृति प्रासंगिक कार्यों में सहभागिता करते हैं, भाग लेते हैं या उनके व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे। निर्देशित सहभागिता क्या है, ये छोटा बच्चा है, इसके पास कम ज्ञान है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज है। ये कोई बड़ा है, कोई बड़ा आदमी है, टीचर है ऐसे मान लीजिए। फिर क्या होगा, ये कोई वर्क कर रहा है, ग्रुप वर्क दिया जाता है ना कॉलेज में, स्कूल में ग्रुप वर्क दिया जाता है। जैसे ग्रुप वर्क ऐसे मान लीजिए किया जा रहा है, कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे कि फ़ैन बनाया जा रहा है। साइंस का ऑफ टॉपिक ले लीजिए, फ़ैन बनाया जा रहा है। अब ये बच्चा क्या करेगा, अपने टीचर के साथ, टीचर जो बोलेगा, जो जो सामान लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, अब ये यहाँ सेट करो, ये बच्चा क्या करेगा, टीचर के साथ अपने काम करेगा मिलके। टीचर के साथ मिलके स्टूडेंट जो है, टीचर जो है, वो दोनों मिलके काम करेंगे। जब स्टूडेंट मिलके काम कर रहा है, स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन अपने टीचर को देख रहा है कि जब वो इसके फ़ैन के जो अलग अलग पार्ट्स थे उनको कहाँ पे वो सेट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टीचर को देखेगा। तो क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो टीचर के काम करने के तरीके को, टीचर के माइंड को, सब चीज़ों को वो क्या करेगा, वहाँ पे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, पढ़ेगा। फिर क्या होगा, स्टूडेंट का जो माइंड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। माइंड डेवलपमेंट मतलब इसकी दिमाग की वृद्धि होगी, और जिससे दिमाग में वृद्धि ही क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़े के साथ हेल्प, मतलब कि उसके हेल्प के रूप में काम करना, फिर उसके काम को, उसके काम करने के तरीके को, उसके सोचने के तरीके के सब तरीकों को सब कुछ सीखना, यही होता है निर्देशित सहभागिता। और फिर क्या होता है, उनके व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं। यह एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षण है, ये औपचारिक शिक्षण नहीं है, अनौपचारिक शिक्षण है। फिर है, इसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है, काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि बड़े जो होते हैं पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो जो छोटा बच्चा है वो बड़े काम को सीख पाएगा उनसे, तो काफ़ी तीव्र होती है इससे संज्ञानात्मक विकास। फिर है, अतः ऐसे अवसर बच्चों की बौद्धिक कुशलता, जो होता नहीं है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होते हैं, इनको बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब लाभ देखते हैं, निर्देशित सहभागिता के लाभ क्या क्या हैं। नहीं समझ में आया होगा अगर, तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल, लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। स्मरण शक्ति, संप्रेषण की योग्यताओं में वृद्धि होगी। वो जो स्टूडेंट था, टीचर था, जो क्या इससे बातचीत नहीं करेगा, तो संप्रेषण मतलब बातचीत करना, करने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा। और देखिए, स्मरण शक्ति अगर कह रहा है तो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ेगा, जब ये टीचर स्टूडेंट मिलकर काम कर चुके, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो घर आए अपने, वो भी फ़ैन बनाने की कोशिश करे, वो भी उन उपकरणों को सोचे कि टीचर हमारे जो सर थे वो कैसे जोड़ रहे थे, कैसे कहाँ लगा रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, वो सब चीज़ें होंगी इसके साथ। फिर है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होने का अवसर मिलता है। समाज, टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रुप में काम कर रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक हो ही रहा है ये। फिर है, बच्चे परिवार और समाज के लिए उपयोगी जीवन मूल्यों को सीखते हैं। उपयोगी जीवन मूल्यों को सीख रहे हैं, फ़ैन बनाना सीख रहा है, उपयोगी जीवन मूल्य ही है। इससे हेल्पिंग नेचर भी आएगा कि हेल्प करने से मतलब मिलके सीखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का, बातचीत अच्छे से करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर है, उनमें सामाजिक एकता की भावना आती है। सामाजिक एकता की भावना, किसी के साथ प्रेम से रहना, सामाजिक एकता की भावना ही तो आएगी। बच्चों को स्वयं को समझने में सहायता मिलती है। बच्चा स्वयं को भी तो समझेगा कि मेरे टीचर कर रहे थे, तो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, तो स्वयं को भी वो समझेगा। बस इतनी ही चीज़ें वाइगोत्स्की से इम्पॉर्टेंट थी। वाइगोत्स्की से अब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन होंगे वो भी करवा दूँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें भी अगर कुछ कहीं कोई पॉइंट लगता है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगी डिटेल में करवाऊँगी बिल्कुल। और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं। कुछ दिन में मैं CDP तो करवा ही रही हूँ, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश और फिर एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दूँगी।
अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, यहाँ से पढ़ाई करते हैं, तो पहली बार में ही निश्चित है सीटेट निकल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये एक बार देख लीजिए। नोट आपको ज़रूर बनाना, नोट्स जो है ये ज़रूर बनाना आपको। बिना नोट्स बनाए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप नोट्स ज़रूर बनाया करिए। और मैं नोट्स बनाने का कई बार पढ़ाते टाइम तरीका भी बताई हूँ। कितने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने हैं आपको ऐसे कि ये कोई टॉपिक हेडिंग यहाँ डाले, ऐसे 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 एरो बना के उसके जो पॉइंट्स हैं एक वर्ड में, 2 वर्ड में लिख लिए। ऐसा नोट्स तैयार होगा कि जो है, अगर आप पेड नोट्स भी कहीं लेते हैं तो कंपैरिजन आप लास्ट में कर लीजिएगा, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कंपैरिजन करके खुद देखिएगा अगर पेड नोट्स लिए होंगे तो। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।